नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये वक्त है हल्ला बोल का। आज हम कई खुलासे करेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि क्या शाहीन बाग के आंदोलन के दौरान ही दिल्ली दंगों की साजिश रची जा रही थी। क्या जिनके हाथ में आंदोलन की कमान थी उन्होंने ही दंगों का प्लान तैयार किया। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर दिल्ली दंगों में हुआ है। बहुत बड़ा खुलासा यह कि जाफराबाद में पथराव के लिए 300 महिलाओं का इस्तेमाल हुआ था। ये महिलाएं बांग्ला बोलने वाली थी। इन महिलाओं को जहांगीरपुरी में बसों में भरकर लाया गया था। इन महिलाओं ने बुर्के डाल रखे थे और जहांगीरपुरी से पहले शाहीन बाग गई थी, जहां इन्हें खाना खिलाया गया था। खाना खाकर इन्हें जाफराबाद ले जाया गया। इनकी पूरी प्लानिंग उमर खालिद ने तैयार की थी। ये सारी बातें स्पेशल कोर्ट में दी अपने चार्जशीट में स्पेशल सेल ने डाली है। शाहीन बाग और दिल्ली दंगों को लेकर और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में और भी कई चौंकाने वाली जानकारी दी गई है। पहले देखिए आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, फिर बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा इस पर। कौन था शाहीन बाग का मास्टरमाइंड? किसने रची दिल्ली दंगों की साजिश? आज हम आपको इन सवालों का जवाब देंगे और बाकायदा सबूत के साथ देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन था शाहीन बाग का मास्टरमाइंड। इस व्हाट्सएप चैट पर नजर डालिए। इसमें लिखा है कि हम दोनों मास्टरमाइंड हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है जो खुद को मास्टरमाइंड बता रहा है, तो पूरी कहानी सुनिए। ये व्हाट्सएप चैट शर्जिल इमाम और उसके भाई के बीच की है। वही शर्जिल इमाम जो दिल्ली दंगों और जामिया हिंसा की साजिश का आरोपी है। वही शर्जिल इमाम जिसके खिलाफ दिल्ली, यूपी और असम में देशद्रोह के मामले दर्ज है। वही शर्जिल इमाम जो कभी जेएनयू का छात्र हुआ करता था। पिछले साल 24 दिसंबर को शर्जिल का भाई मुजम्मिल शाहीन बाग को लेकर एक खबर का लिंक शर्जिल को भेजता है और पूछता है, मुश्तबा का स्टेटमेंट कोट किया, तुम्हारा क्यों नहीं? भाई के सवाल पर शर्जिल अगले दिन यानी 25 दिसंबर को जवाब देता है और लिखता है, पीस है, टेंशन ना लो, हम दोनों मास्टरमाइंड हैं। तब मुजम्मिल जवाब देता है, ओके भाईजान। शर्जिल इमाम और उसके भाई का ये व्हाट्सएप चैट उस चार्जशीट का हिस्सा है जिसमें यूएपीए के तहत शर्जिल इमाम और उमर खालिद को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि शर्जिल इमाम ने पिछले साल 15 दिसंबर को ही चक्का जाम मॉडल की शुरुआत की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिल्ली दंगों की साजिश में जेएनयू के ही एक और पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ जांच एजेंसी को क्या सबूत मिले हैं। जरा इस फोटो को गौर से देखिए। ये तस्वीर दिल्ली दंगों से ठीक पहले सीलमपुर में हुई उस सीक्रेट मीटिंग की है जिसमें उमर खालिद मौजूद था। आज तक के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने उमर खालिद के कई व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल्स रखे हैं, जिससे ये पता चलता है कि पूरे एपिसोड का रिमोट उमर खालिद के हाथों में था। खालिद के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है 720 सेकंड का एक कॉल, जिसका पूरा ब्यौरा चार्जशीट में मौजूद है। दंगों के ठीक एक दिन पहले यानी 23 फरवरी को उमर खालिद इंडिगो की फ्लाइट से समस्तीपुर गया। 24 फरवरी को शाम के 7 बजे दंगों में गिरफ्तार हो चुकी पिंजड़ा तोड़ की सदस्य नताशा से उमर खालिद ने 720 सेकंड बातचीत की। उस कॉल में नताशा ने उमर खालिद को पूरी अपडेट दी। दरअसल उमर खालिद जिस डीपीएसजी के व्हाट्सएप ग्रुप में था, उसी में एक सदस्य ने लिख दिया था कि मैं सब जान चुका हूँ, तुम लोगों का मकसद क्या है, मैं तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगा। जिसके बाद सभी ग्रुप मेंबर्स में हड़कंप मच गया था। जिसके बाद नताशा और उमर खालिद के बीच बातचीत हुई थी। उमर खालिद को लेकर चार्जशीट में लिखा है कि 2016 में जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाला उमर खालिद 2020 तक काफी दूर पहुंच चुका है। खालिद ने आतंकवादी गतिविधियां की हैं और 2020 में नारा दिया, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह।
स्पेशल पुलिस की चार्जशीट में एक और अहम कॉल का जिक्र किया गया है। ये कॉल तबरेज नाम के एक शख्स और जाह्नवी मित्तल नाम की महिला के बीच थी। तबरेज वो शख्स है जिसने 300 बंगाली बोलने वाली बुर्के वाली महिलाओं को जहांगीरपुरी से सीलमपुर जाफराबाद भेजा था। जाह्नवी ने तबरेज को कॉल करके हिदायत दी थी कि वो किसी से भी ये नहीं बताएगा कि उसने बस में भरकर महिलाएं सीलमपुर भेजी थी। बहरहाल शाहीन बाग को आंदोलन का नाम देकर बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोगों ने साजिश का जो घिनौना खेल खेला, अब वो पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। सुनीत चोपड़ा, नेता सीपीआईएम के जुड़ रहे हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी के जुड़ रहे हैं। एल एन राव साहब, पूर्व डीसीपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अरविंद ओझा के पास लिए चलते हैं। अरविंद, अगर मुख्य बातें जल्दी से जो इस चार्जशीट से अब सामने आई है, दिल्ली के उन दंगों का सच क्या था, जो सबसे बड़ी बातें हैं, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, आप डिबेट की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली दंगा जो है वो 23-24-25 को हुआ, लेकिन जो साजिश की जांच स्पेशल सेल ने की है उसने ये बताया कि 5 दिसंबर से ही शुरुआत हो गई थी, जब उमर खालिद ने शर्जिल इमाम को बोला था, जो जेएनयू के दोनों छात्र हैं, कि जेएनयू स्टूडेंट ऑफ मुस्लिम के नाम से, मतलब जेएनयू के जो मुस्लिम छात्र हैं उनको लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। वो व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसमें बकायदा एनटीसीए प्रोटेस्ट और एनआरसी के विरोध में रणनीति तय होती थी। तो वहां से शुरुआत हुई। दूसरी जो अहम चीज है कि शाहीन बाग का मास्टरमाइंड कौन, व्हाट्सएप चैट जो डिलीट हो गई थी शर्जिल इमाम की, वो रिट्रीव की है और उसमें बकायदा शर्जिल इमाम अपने भाई मुजम्मिल से बात करता हुआ कहता है। आपको इंपॉर्टेंट चीज यही बता दूं कि जो शाहीन बाग का चक्का जाम मॉडल था उसकी शुरुआत 15 दिसंबर को हुई थी, जिसके बाद फिर जामिया इलाके के आसपास हिंसा हुई थी। तो शर्जिल इमाम साफ साफ कबूल कर रहा है कि वो मास्टरमाइंड था। तीसरी जो सबसे अहम बात है, 300 महिलाएं जहांगीरपुरी से वो लाई गई थी सीलमपुर जाफराबाद इलाके में उमर खालिद के कहने पर, और जो शख्स तबरेज इनको लाया था, बकायदा जब इस पूरे जांच शुरू हुई तो एक महिला जाह्नवी ने बकायदा उस तबरेज को फोन किया है और कहा है कि तुम किसी को ये बात नहीं बताओगे कि तुमने 300 महिलाएं भिजवाई थी। बकायदा बस का किराया भी दिया गया था और ये महिलाएं बांग्ला बोलती थी, और उनमें से मोस्टली वो थी जिन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया था, डीसीपी अमित शर्मा पर हमला किया था, जिसमें रतन लाल शहीद हुए थे। तो इस तरह के बड़े खुलासे हैं। दरअसल ये यूएपीए के तहत उमर खालिद शर्जिल इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, और इसमें यह बताया गया है कि 24 फरवरी को जो दंगा था, दरअसल इसकी शुरुआत 5 दिसंबर 2019 से ही शुरू हो गई थी। और उमर खालिद के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है कि जो आखिरी चीज मैं बोलना चाहता हूं कि 2016 में जेएनयू में जिस उमर खालिद ने नारा दिया था भारत के टुकड़े का, वो 2020 तक इतनी दूर चलाया है कि उसने नारा दिया उम्मा के रास्ते पर चलते उसने नारा दिया, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस तरीके से उमर खालिद के बारे में डिस्क्राइब किया गया चार्जशीट में। अब देखना होगा कि ये चार्जशीट अदालत में कितना टिकता है। और सुमित चोपड़ा जी, इसी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को डिफेंड करने के लिए आप आते थे। जो तमाम आरोप है आपने सुना। सुमित चोपड़ा जी, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। उमर खालिद और शर्जिल इमाम पर जो तमाम आरोप है आपने सुना होगा। ऑन ग्राउंड हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं क्या कुछ लिखा हुआ है चार्जशीट में, और इन्हीं को आप डिफेंड कर रहे थे। आपके रिपोर्टर तो वो बता रहे हैं जो चीज कोर्ट में इनकार की जा सकती है, जो चीज पुलिस को पता है। अब हमें नहीं मालूम पुलिस कितनी ईमानदार है कि उसको विश्वसनीय माने कि नहीं। तो मेरा ये कहना है मामला कोर्ट में आएगा, देख लेंगे। मामला कोर्ट में आएगा, देख लेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा वो कह रहे हैं कुछ साबित ही नहीं हो पाएगा। और पहली जो लिखना है चार्जशीट में लिख ले जो पुलिस। आप कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े वाली बात उमर खालिद ने कही है, हो जाए कभी फिर नहीं कही थी। और वो जो वीडियो है वो फॉल्स है, फेक न्यूज है। संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए अंजना जी, ये जो हम चार्जशीट्स देख रहे हैं, एफआईआर नंबर 59 और एफआईआर नंबर 114, ये दो एफआईआर पहले हो चुके हैं। 180 पेज का चार्जशीट है।
अब बताइए, बहुत सघन परिश्रम करके हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, हमारी पुलिस ने तथ्यों के साथ, टेक्निकल एविडेंस भी उसमें है, व्हाट्सएप ग्रुप की एविडेंस भी उसमें है, और उससे तथ्यात्मक विषयों को लेकर आगे बढ़ा है। ये कोर्ट के सामने है, कोर्ट इस पे जिरह कर रही है। मैं कहना चाहूंगा, पहली बात जो मोदी जी ने डे 1 में कहा था, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। जो हुआ दिल्ली दंगों में 50 से अधिक लोगों की जाने गई, ये कोई संयोग नहीं हुआ है, ये प्रयोग हुआ है। यह पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था देश के खिलाफ, और ये दंगे भी नहीं है, ये वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये देश के खिलाफ जिहाद किया गया है। और देखिए, मेरे पास पूरा का पूरा चार्जशीट इत्यादि सब रखा हुआ है, आज अखबारों ने भी छापा है। वेटरन ऑफ सेडिशन जो उमर खालिद है, उसको इस चार्जशीट में वेटरन ऑफ सेडिशन, वेटरन अर्थात अनुभवी देशद्रोही कहा गया है। और यह भी कहा गया है इस पूरे के पूरे चार्जशीट में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह से, वहां से शुरू करके नहीं, ये क्यों पहले आप कानून से बोलिए कि ये बीच में बोलना बंद करेंगे। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, ये जो लेफ्टिस्ट है, ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे चोपड़ा जी को फैलाई है। देखिए, ये चोपड़ा जी कह रहे थे हम पुलिस पे विश्वास नहीं करते, हम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, इनको तो नोटा से भी कम वोट मिलता है, इनको जो वोट मिलते हैं ना, ये नोटा से भी कम मिलते हैं। उसके बाद ये आके कहते हैं पुलिस पे विश्वास नहीं, इलेक्शन नहीं। आप शांति से बैठिए, आप शांति से बैठिए, अभी मन में जो बोलना है बोलते रहिए, जब आपका समय आएगा तो जीभ से बोलिएगा। पारंपरिक आप बैठिए, आप शांति से बैठिए, दंगा भी करेंगे, यहाँ के चिल्लाएंगे भी। देखिए अंजना जी, इनसे रिक्वेस्ट करिए ये चिल्लाना बंद करें। देखिए, मैं 2-3 आपको व्हाट्सएप, आपको कोर्ट ये कहां पर, ये कहां देखते हुए कहां बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, पहले पता लगाइए अपने रिपोर्टर से। ये नहीं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट में पूरी बात होगी, आप ही को बोल रहे हैं संबित क्यों? चोपड़ा जी आप पात्रा जी से बोल रहे हैं ना, छोड़ दीजिए, इसमें स्पष्ट है। ये चोपड़ा जी को क्यों परेशान कर रहे हैं? चोपड़ा जी आराम से ठंड में क्यों बाहर बैठे हो? अरे चोपड़ा जी, ठंड में बाहर मत बैठो, ठंड लग जाएगी, घर जाइए आराम से। नोटा से कम वोट पाने वाले, इतनी ठंड खाने की जरूरत नहीं है। दंगे वंगे आपके लोगों ने कराए हैं, वो जेल के पीछे हैं, आप शांति से घर में बैठो। बोलने दो मुझे। एक चैट के विषय में बताता हूं, एक चैट है, जो चैट के विषय में अभी आपके रिपोर्टर बता रहे हैं। शहजार रज्जा उस व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं, जामिया हैज द क्रेडिबिलिटी टू सी टू इट दैट दिस एजिटेशन बिकम्स नेशन वाइड। फिर आपको याद होगा सरफिरा जरगर, वो सरफिरा जरगर एक महिला थी, वो सरफिरा जरगर लिखती है, अरे शहजाद भाई, डोंट डिस्क्लोज एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप चैट्स। आप सारा कुछ जो है, ये सरफिरा जरगर नाम की एक महिला है, ये सरफिरा जरगर कहती है कि ये सारा कुछ आप डिस्क्लोज मत कर दो व्हाट्सएप पे, कुछ राज अरे भैया, ये राज क्या थे जो आप पूरे देश को डिस्क्लोज करना नहीं चाहते थे? और अभी जो 300 महिलाओं की बात की गई, 720 सेकंड बातचीत हुआ है, और 720 सेकंड उमर खालिद की बातचीत हुई है। बातचीत होने के बाद 300 महिलाएं भेजी जाती है, और रतन लाल नामक कांस्टेबल को मार मार के हत्या कर दी जाती है। डीसीपी और एसीपी किस प्रकार की हालत में हॉस्पिटलाइज होते हैं, ये मैंने आज तक पे देखा है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, ये जो उमर खालिद है और ताहिर हुसैन है, इनके बीच में सांठगांठ था, ये इस चार्जशीट में बताया गया है। और यहां पीएफआई के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछिए। इस चार्जशीट में लिखा गया है कि उमर खालिद ताहिर हुसैन से कहते हैं कि पैसे की चिंता मत करना, पीएफआई से डीलिंग हो गई है, पीएफआई ताहिर हुसैन आपको पैसा दे देगी, इसलिए बिल्कुल यही लिखा है चार्जशीट में। और जो लोग ताहिर हुसैन को बचा रहे थे, आज वो ताहिर हुसैन के साथ दिखना नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों? बोलिए रहमानी साहब। नहीं अंजना जी, ये तो आपके रिपोर्टर ने आखिर में एक लाइन कही, बहुत अच्छा जुमला है कि चार्जशीट आ गई है, अब देखना ये है कि कोर्ट में टिकेगी या नहीं टिकेगी। आप ही के रिपोर्टर का जुमला मैं कोट कर रहा हूँ। बहुत से सवालात हैं। इतनी बड़ी आप एक फोटो दिखा रहे हैं सीलमपुर की या जाफराबाद की सीक्रेट मीटिंग की, इतने सारे लोगों के बीच कोई सीक्रेट मीटिंग हुआ करती है, मैंने तो पहले कभी देखी नहीं। दूसरे, आप तबरेज का जिक्र कर रहे हैं, तबरेज कहाँ है? अभी मुझे पता नहीं कि तबरेज कहाँ है और कौन है ये तबरेज जिसने इतनी बड़ी बात 300 औरतों को ले जाने की वो क्षमता रखता है, और वो भी पेड। ये इतना ज्यादा पावरफुल आदमी जो 300 लोगों को एक छोटे से नोटिस पे ट्रांसफर कर सकता है, वहां कौन है पता नहीं। आप एक के बाद एक पुलिस की पूरी जांच को धत्ता बता रहे हैं, तो फिर आप ही बताइए ये दंगे कैसे हो गए थे?
क्या ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था? क्या अलग अलग जगहों में दंगे नहीं हुए थे? क्या सबने नहीं देखा था? पूरे देश ने उधर डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे और क्या कुछ हुआ था हम लोगों ने देखा था। जाकर अगले दिन में पहुंची थी और एक एक कहानी वहां पर दिखाई दे रही थी। मिस्टर रहमानी, ऐसा हर चीज का मजाक उड़ा देने से नहीं होगा। बताइए ना, फिर आप ही आज खोल दीजिए। इस बात में कपिल मिश्रा को भी ला के बिठाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि कैसे हुए। अनुराग ठाकुर से भी पूछना पड़ेगा कैसे हुए। और मुझे हैरत है कि घूम फिर कर दो बयानों पर आप अटकते हैं। क्या दो बयानों की वजह से कितने लोगों की जान गई थी दिल्ली दंगों में? हाँ, ये अहम बात है। दो बयानों की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, बस यही थ्योरी है। जो जमीन पर किसने उकसाया? वो कानूनी था, वो कानूनन दुरुस्त एक था और आप उसको बेलाइन करने के लिए दिल्ली दंगों से जोड़ देते हैं। शाहीन बाग और जामिया के नतीजे में 2,500 जगहों पर धरने हुए हैं। वो कह रहे हैं आपके नेताओं ने एक ईंट कहीं नहीं चली। मैं इसका जवाब देता हूं, सिवाय शांत हो जाए तो मैं जवाब दूंगा। शंकर तिवारी जी। डॉक्टर पात्रा, देखिए पहली बात तो है इनसे पूछेगा कि ISIS क्यों ऐसे हो रहा है। अरे संघ करा रही है। अरे भैया ये स्वीडन में क्यों आग लग गई, नहीं कपिल मिश्रा जिम्मेदार है इसके लिए। अरे फ्रांस में गला क्यों काट दिया, अरे अनुराग ठाकुर जिम्मेदार है इसके लिए। इस चार्जशीट में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है और वो शब्द है उम्मा। आप देखिए इस चार्जशीट को पढ़िए, 180 पेज का चार्जशीट है। कहा गया है तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इल्ला इल्लल्लाह, ला तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इल्ला इल्लल्लाह। एक बड़ी बात यहां इस चार्जशीट में बताई गई है कि 5 दिसंबर को एक ग्रुप का गठन किया गया, मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ JNU। आप बताइए JNU में मुस्लिम स्टूडेंट्स का एक अलग से ग्रुप बने और वो पूरा का पूरा भार संभाले, ऐसा क्यों होगा? 20 फरवरी को उमर खालिद भाषण देता है और कहता है भाषण में कि जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे आप लोगों को सड़क के बीच उतर जाना है और आपको दिखाना है कि आप हुकूमत का क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, सरजिल इमाम जिसकी बात आप कर रहे थे, कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा ना सर? सरजिल इमाम के भाषण ये सब कोर्ट में डॉक्टर संबित पात्रा प्रूफ हो जाएगा ना? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार भी JNU के बारे में बहुत कुछ बोला गया लेकिन कोर्ट में क्या ठहरा? आज उमर प्रॉब्लम क्या है संबित पात्रा जी? मैं इसका जवाब दे रहा हूं और ध्यान से इसको सुना जाए। तो है उम्मा, सारी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड रुक जाए। देखिए ये लोग बीच में बोलते हैं, आप बताइए ये डिबेट में जिहाद कर देते हैं, मैं क्या करूं बताइए? मैं तो देखिए मैं कितना पीस लविंग हूं। देखिए जरा मुझसे सीखिए जरा, मैं कितना पीस लविंग हूं। आप बताइए। और यहाँ पर भी जिहाद कर देते हैं। ये बताइए, पूछा है तो जवाब भी सुनिएगा ना। लिखा हुआ है बोला यहाँ वो जिहाद करेंगे, मुझे बोलने नहीं देंगे। जवाब सुनिए ना। आपने कहा कि उम्मा से क्या दिक्कत है आपको, बता रहे हैं, सुनिए। मैं बता रहा हूं, सुनिए। देखिए पहली बात, मैं उम्मा से क्या दिक्कत है उसका जवाब दूंगा। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा कि कोर्ट में क्या होगा, छूट जाएंगे क्या, ये जवाब दूंगा। उम्मा से क्या दिक्कत है? उम्मा से दिक्कत है, आप याद करिए कि बर्मा के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार करता है 2012 में बर्मा के अंदर, और हिंदुस्तान के आजाद मैदान मुंबई में 3 लाख मुसलमान इकट्ठे होकर जो जवान ज्योति है, अमर जवान ज्योति है, उसको डेसिक्रेट कर देते हैं और 7 लोग मर जाते हैं। आप बताइए, हम बर्मा चलाते हैं, मोदी जी बर्मा चलाते हैं, बर्मा भारत चलाती है। अरे बर्मा एक और देश है, उस देश में कुछ अत्याचार हुआ है तो आप यहां पर लोगों को मार देंगे। फ्रांस में फ्रांस के प्रेसिडेंट कुछ कहते हैं, यहां पर हैदराबाद में और यहां पर मुंबई में फ्रांस के प्रेसिडेंट को गाली, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के विरोध में प्रदर्शन हो जाता है। इसको उम्मा कहते हैं। और हां, अगर उम्मा के नाम पर आप हिंदुस्तान में अवर जवान ज्योति को डेसिक्रेट करेंगे तो हमें तकलीफ है। और जब अंजना जी ने मुझसे पूछा कि संबित जी कोर्ट में स्टैंड कर जाओगे ना, पिछली बार की तरह गिर तो नहीं जाएंगे? पिछली बार गिरे नहीं अंजना जी। हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया कन्हैया कुमार और इन सबके लिए, कहा कि ये एक गैंग्रीन बनने के कगार पे है, अभी इन्फेक्शन के स्टेज पे है। ये इन्फेक्शन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे गैंग्रीन बन जाएगा। गैंग्रीन बन जाता है तो पैर काटना पड़ता है, इसलिए वो प्रोफेसर को भी संभलना चाहिए जो पढ़ाते हैं। बाद में दिल्ली सरकार ने सैंक्शन नहीं दिया। दिल्ली, अरे कार्ल मार्क्स जी शांत रहिए, मैं आपको, आप पढ़ के आइए। अरे कुछ पढ़ते नहीं है कार्ल मार्क्स जी। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा था, इन्फेक्शन, गैंग्रीन और एम्पुटेशन। ये आप गूगल करके अभी आप दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट में जाके निकालिए हाईकोर्ट के बयान को, उसके वर्डिक्ट को। अपील हो सकती है, कुछ भी कहा क्यों, डर की बात नहीं क्यों है। क्यों क्यों कुछ भी कहा क्यों? ये कार्ल मार्क्स पता नहीं कौन से, ये देखो क्या, ये क्या, इनकी भाषा को देखिए।
देखिए इन चच्चा जान को तो कॉलोनी के गेट के अंदर भी घुसने नहीं देते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर आके बैठ के मैं बता रहा हूँ, ये चच्चा जान को ना अपने सोसाइटी के गेट में भी घुसने नहीं देते हैं लोग, क्योंकि ये इस प्रकार की वामपंथी की बातों को अपने कॉलोनी में फैलाते हैं कि इनको वहां भी प्रवेश निषेध है। तभी ये शाम होते ही या तो कार में घूम घूम के, गाड़ी में घूम घूम के डिबेट करते हैं, या तो कोई लॉन पकड़ लेते हैं, लॉन पकड़ करके लॉन में बैठ के डिबेट करते हैं, क्योंकि गलती से कोई लोग सुन लेंगे ये सब तो नहीं, लोग माफी नहीं करेंगे आपको। आप सुनिए चचा जनाब, देखिए अंजना जी, क्योंकि ओहो, ये अरविंद केजरीवाल जी ने सैंक्शन नहीं दिया था और अरविंद केजरीवाल जी ने बचाने की कोशिश की थी। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अंकित शर्मा को किसने मारा? मैं सवाल पूछ रहा हूं पूरे हिंदुस्तान से, हु किल्ड अंकित शर्मा? अरे अंकित शर्मा को 50 बार गोद कर मार दिया गया, गोद कर। और आप जानते हैं उसके पीछे ताहिर हुसैन और उमर खालिद का हाथ है। कपिल मिश्रा ने अंकित शर्मा को मारा। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। अरे आप जैसे देशद्रोहियों के कारण, पहले देश का विभाजन हुआ था। आप खाते इस देश का है और गाते दूसरे देशों का है, शर्म आनी चाहिए। आप उम्र से मेरे बड़े हैं इसलिए मैं आपका लिहाज करता हूं, मगर आप चुपचाप बैठिए। आप मेहनत से खाते हैं, ये खाते भी नहीं है, बताइए, ये खाते भी नहीं है, ये चच्चा जन खाते भी नहीं है, ऐसे हवा पी के जीवित है। आप सोचिए, आप अब इनकी आवाज बंद कर दीजिए अंजना जी, इनकी आवाज बंद कर दीजिए। बात कंक्लूड कीजिए, जल्दी से कंक्लूड कीजिए पात्रा जी। विजय शंकर तिवारी जी के पास जाऊंगे। देखिए एक बात में इंपॉर्टेंट, मैं चार्जशीट की कॉपी लेके बैठा हूं, इसमें उमर खालिद से कहा गया है रिमोट ऑपरेशन। देखिए अंजना जी, इस उमर खालिद ने क्या किया कि इसने 20 तारीख को भड़काया कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे सड़क पे उतर जाना। 24 तारीख को दंगे शुरू हो गए। दंगे शुरू होने पहले 23 तारीख को एलिबाई बाई करने के लिए, यहां पर राव साहब बैठे, आप उनसे पूछिएगा, एलिबाई बाई करने के लिए इंडिगो का फ्लाइट पकड़कर ये चला गया समस्तीपुर और बेगूसराय, वहां रहने लगा। वहां से ये खबर लेता था नताशा से, कितने लोग मारे गए, आज ये हुआ कि नहीं, 300 महिलाएं वहीं पहुंच गई कि नहीं, खाने का पैकेट पहुंच गया कि नहीं, ये सब बैठ के वहां कर रहा था, रिमोट कंट्रोल। इसलिए लिखा गया रिमोट ऑपरेशन किया उसने बिहार से। जो लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो दिल्ली में नहीं था, ये तो बिहार में था, ये कैसे मास्टरमाइंड हो सकता था? ओसामा बिन लाडेन भी अमेरिका में नहीं था 9/11 के समय, ओसामा बिन लाडेन भी कहीं और बैठा था, मगर रिमोट के माध्यम से 9/11 छोटा सा रिएक्शन समझे जल्दी से। तिवारी जी, क्या आंदोलन का नाम दिया गया और पीछे दंगे की साजिश हुई? बिल्कुल बिल्कुल अंजना, जिस दिन ये दंगा हुआ उसके दूसरे दिन मैं उस जाफराबाद एरिया में गया था और वो स्थान देखा था, और जिस प्रकार से वहां तहस नहस हुआ था, वहां की गाड़ियां फूकी थी और वहां के घर जले हुए थे, दुकानें जली हुई थी और वहां पर गुलेल लगाई गई थी। वो 2-4 दिन की तैयारी नहीं थी, वो महीनों की तैयारी थी। और वो जो टुकड़े टुकड़े गए के भाग हो गए, टुकड़े टुकड़े 13,000, वो जो नारा था उसकी तैयारी आकर के आप दिल्ली दंगों में दिखाई पड़ी। शाहीन बाग में बैठकर सारे देश का ध्यान अपनी ओर करके इधर ये तैयारी कर रहे थे और ये सारा पूर्व नियोजित था कि ये कब करना है, यानी ट्रंप आएंगे तब देश को तहस नहस करना है। और सुन लीजिए चोपड़ा साहब, सुन लीजिए, अपनी सारी बातें सुन लीजिए। 2 वीडियोस हैं जो प्रूव करते हैं ये झूठ है। एक दिन का मामला नहीं है, हैदराबाद से लेकर के और कलकत्ता तक ये उनकी छत में कुछ नहीं है, वो सारे आम लोगों की रहनुमाई में होते हैं। राव साहब, जल्दी से आपसे शुरुआत करते हुए, दिल्ली पुलिस क्या सबूतों के साथ ये सब कुछ साबित कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ ही देर पहले डॉक्टर संबित पात्रा भी कह रहे थे कि जिसका एक इतिहास रहा है सेडिशन का, अब ये बड़े ही सब्जेक्टिव चीजें हो जाती हैं। आप किस तरह से इन सबको प्रूव करेंगे कोर्ट में? जना जी, ये सब्जेक्टिव चीज नहीं है, साइंटिफिकली एविडेंस कलेक्ट की हुई इन्वेस्टिगेशन है, जो कि स्पेशल सेल एक यूनिट है दिल्ली पुलिस की, उनकी तरफ से किया हुआ ये चार्जशीट है। ये एविडेंस देखिए, आदमी झूठ बोल सकता है, गवाह झूठ बोल सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस झूठ नहीं बोल सकता। व्हाट्सएप मैसेजेस, सीसीटीवी फुटेज, दूसरा सेल फोन की लोकेशन, ग्रुप से तो उन्होंने ग्रुप बनाया है, वो सारी चीजें एविडेंस के तौर पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोर्ट में पेश किए हैं। और ये मैं गारंटी से कहता हूँ, ये जो चार्जशीट है कोर्ट में प्रूव होगी और इन सब का खुलासा जो हो रहा है
जो अभी संबित चोपड़ा जी, सुमित चोपड़ा जी, आपको भी डिसिप्लिन इससे भूल गए हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूशन इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए कानून कुछ नहीं है, इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोई इन पे भरोसा नहीं है। और सो आपके चैनल में बैठे हुए संबित पात्रा जी बात कर रहे हैं और टेलीफोन पे बात कर, इनका डिसिप्लिन देखिए। तो ये सब लोग इनकी बातों में क्या जाना है जो किसी चीज को विश्वास ही नहीं करते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली कोर्ट में स्टैंड करेगी। इन्वेस्टिगेशन बहुत वीक है। ठीक है, सुनील चोपड़ा जी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। चोपड़ा जी जो इन्होंने खुलासा वो कह रहे हैं कि एक बात कोर्ट में प्रूव करेंगे, तमाम साइंटिफिक एविडेंस है। और ये राइट जिसमें मिश्रा से लेकर और ठाकुर के नाम नहीं है। ठीक है, राव साहब जवाब सुनिए। राव साहब जवाब सुनिए। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर के नाम नहीं है तो क्या है? याद है और किसी का नाम याद नहीं आएगा। सरजील इमाम, उमर खालिद, इनका कभी नाम ये नहीं लगे। पहले हमको बताओ कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर के नाम है कि नहीं? इन्होंने किस अगर नहीं है, होते दोनों के नाम तो मुझे एतराज नहीं है। किया है दोनों के नाम होते तो मुझे एतराज नहीं है, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ गढ़ रहे हैं। कोई झूठ नहीं है इसमें। पुलिस की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कितनी सच होती है उन केसेस से देख लो जो आप हार चुके हैं। कोई केस नहीं आ रहा, कोई ऐसा नहीं है कि सारे के सारे केस जीते जाते हैं। गिनती दे दूं आपको कि कितने केसों में आपने क्या किया? मुझे मालूम है सर। आपके लिए दिल्ली दंगे में पुलिस ही विलन है? कोई पुलिस विलन नहीं है। पुलिस इंडिपेंडेंट काम कर रही है अपना। पुलिस क्यों विलन होगी? ये इन लोगों या फिर वो विलन है जिन्होंने दंगे को भड़काया? अंजना जी नाम नहीं है जी। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर के नाम नहीं है। एक मिनट के लिए नाम नहीं है उनके, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो राव साहब। हाँ, बड़ा भारी। ये इन्होंने चार्जशीट पढ़ा है क्या? इन्होंने पूरा चार्जशीट पढ़ा है क्या? नाम कैसे नाम है, लेकिन उनको लॉजिकली ये किया गया कि उनकी वजह से दंगा नहीं भड़का। दंगा भड़का है जेएनयू से। इनको कहाँ से पता लगा जेएनयू में इन्होंने क्या किया है? हजारों के आज तक नजीब आपको मिला नहीं, जेएनयू का गायब कर दिया गया। आज तक एक लड़का नहीं मिला जेएनयू का। मैं भी पुराना छात्र हूँ जेएनयू का। हमारे यहाँ कभी ऐसा काम नहीं हुआ। आपकी पुलिस ने किया, आपने किया। आज तक नजीब नहीं मिला। जेएनयू में ऐसा कोई केस नहीं हुआ आप तक। शामिल थे उनमें क्या क्या बात हुई, टैक्स क्या क्या हुई है, वो सब पूछ दिया गया इन्वेस्टिगेशन में। चोपड़ा जी इशारा कर रहे हैं डॉक्टर पात्रा कि आपकी सरकार के दबाव में दिल्ली पुलिस काम कर रही है। नजीब कहाँ है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अंजना जी पहले जरा ये चोपड़ा जी का आप साउंड बंद करिए ताकि कुछ हम सार्थक बहस कर सके, क्योंकि ये इतना चिल्ला रहे हैं कि कोई सार्थकता नहीं रह रही है। देखिए अंजना जी, चलिए सब कुछ झूठ है। आप अपने आर्काइव से अभी वो वीडियो निकालिए, कितने बस जलाई गई, ऑटो जलाई गई, आप याद बाइकें जलाई गई, कहां जलाई गई? ये रतनलाल नामक हेड कांस्टेबल मारा गया या नहीं मारा गया? कि कोई झूठ का रतनलाल था? वो सच्चा रतनलाल था ना? और जो डीसीपी वहां महीनों तक पुलिस में चोपड़ा जी मैं आपसे जवाब लूंगी, बस बीच में मत बोलिए। चोपड़ा जी वादा है इसके बाद जवाब लूंगी। थोड़ा सा गुस्सा पर कंट्रोल कीजिए प्लीज। ये दंगे ये दंगे बंद करिए डिबेट प्लीज। देखिए आप सोचिए ये डिबेट में ऐसे कर रहे हैं, क्या करते होंगे सड़क पे? सोचिए जरा ना। आप इनकी आवाज कम करिए अंजना जी, ऐसे डिबेट चोपड़ा साहब इसके बाद फौरन आओ। हम तो शांति से सुनते हैं इनको। डरते हो। हाँ देखिए अंजना जी, मैं इतना कहता हूं कि ये जो मैं एक सवाल पूछता हूं कि ये सारी चीजें झूठे हैं। ये रतनलाल आदमी सच था कि झूठ था? ये एक है, आज दिल्ली पुलिस को झूठी पुलिस, खराब पुलिस सब बताया जा रहा है। अरे बेचारा हेड कांस्टेबल रतनलाल अपने बच्चों को, अपनी बीवी को पीछे छोड़ करके मर गया। नहीं, ये क्या बोलते रहते हैं? ये सादमी को आप साउंड के क्यों आप रखते हैं? वो पूछ रहे नजीब जंग कहाँ है, ये खोज के बताओ। बीच में चैनल 2-3 चीजों को एक साथ मत जोड़िए ना। मैं आपके पास आऊंगी ना चोपड़ा साहब। से आया बीच में चोपड़ा साहब? देखिए मुझे आपसे नजीब जंग के गवर्नर थे दिल्ली के, वो कहाँ से आ गए बीच में? बताइए ये क्या बोल रहे हैं ये सब? बताओ मतलब ये क्या करते जाते हैं ये बिल्कुल। अब दादाजी को उम्र के हैं, कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। इनकी आवाज को कम करो, इनकी आवाज थोड़ी सी आवाज कम करते हैं इनकी। मैं इसके बाद जवाब लूंगी। चोपड़ा साहब आप अपने सारे जो फैक्ट्स हैं, दलील है, उसको इकट्ठा करके रखिए ना। जैसे ठीक है, रहमानी साहब इसके बाद आऊंगी। पहले संबित जी बोलेंगे, फिर उसके बाद चोपड़ा साहब, उसके बाद आप। प्लीज चोपड़ा साहब, छोटा बहुत देर से वही बोल रहे हैं। देखिए मैं, वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस
ये रतनलाल को हमने मरवा दिया, दबाव में मरवा दिया। एक हेड कांस्टेबल की अंकित शर्मा आईबी का ऑफिसर हमने मरवा दिया। किसने मारा? ये ताहिर हुसैन अपने घर के ऊपर पेट्रोल बम लेके हम रख के आ गए थे वहां पर। देखिए अंजना जी, आप और हम भी घरों में रहते हैं, हम अपने घर के छत पे पेट्रोल बम रखते हैं, हम अपने घरों के ऊपर पत्थर रखते हैं, हम तुलसी का पौधा रखते हैं, हम कपड़े सुखाने वाले वहां पर वो जो मशीन होती है वो रखते हैं, तार बांध के रखते हैं, झूले रखते हैं छत के ऊपर। आप या हम अपने घर के छतों के ऊपर कितना पेट्रोल बम रखते हैं? ये ताहिर हुसैन पेट्रोल बम क्यों रखा हुआ था? और ये क्या बोलेंगे? ये पीएफआई के प्रवक्ता यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्या जस्टिफाई करेंगे? देखिए ना, आप माफी मांगिए। ये रतनलाल और अंकित, आप बोल रहे हैं कि अंकित शर्मा और कपिल मिश्रा ने मार दिया। जितने आपको वोट मिले थे ना उसके अनुपात में ज्यादा ही टाइम देंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना। सब एक साथ बोलते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। चलिए जल्दी से चोपड़ा साहब बोलेंगे। चोपड़ा साहब, आप तो रूलिंग क्लास के अंडर में सिर्फ उनको टाइम देना चाहते हैं। मिस्टर तस्लीम रहमानी, ये रोना धोना कहीं और ले जाइए, ठीक है? आपने बोल लिया, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मिस्टर रहमानी प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। वो सत्ताधारी पार्टी है, उनसे जवाब पूछेंगे। आप नहीं तय करेंगे कि किसको ज्यादा टाइम मिलेगा, कम मिलेगा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बस दे दें उकसाने के लिए। जी नहीं, आप हिटलरी तो आप कर रहे हैं प्रभु। अरे साहब, हिटलरी तो आप कर रहे हैं जिस तरह से चीख रहे हैं। रुकिए चोपड़ा साहब, दुनिया देख रहे हैं हिटलरी कौन कर रहा है। रुकिए, दुनिया बहुत देखती है। हो गया चोपड़ा साहब, अब तमाम बातें जो आप कह रहे थे एक के बाद एक फैक्ट से एक साथ दलील अपनी रखिए सामने। क्या कह रहे हैं? संबित जी कह रहे हैं कि सीधी बात कहता हूं, एक के बाद एक जो पुलिस वालों की हत्याएं हुई वो किसने कराई? मैं बताता हूं, पुलिस को क्या मालूम किसने हत्याएं की है। बलबीर सिंह कट, प्रसिद्ध स्कल्पचर हिंदुस्तान के, को मालूम नहीं, किसको वो मालूम? गायब हो गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, आज तक उनका शव तक नहीं मिला है। और नजीब जेएनयू के बुलाते हो डिबेट में, जिनको आप उनको पूछते हो नॉर्थ के बारे में, ये बोलते हैं साउथ के बारे में। कर दिया, ठीक है। उसका पुलिस को मालूम नहीं, तो इनको क्या मालूम है किसने किसको मालूम है? संबित जी रुक जाइए, क्या मालूम है इनको? नहीं तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना सर, देखूंगा इन्वेस्टिगेशन भी अब आप ही करेंगे। क्या है, कोर्ट में वेट करेंगे, सच क्या है झूठ क्या है। तब तक जो आप फैला रहे हैं एलिगेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसको एलिगेशन के ही लेवल पर आप मानिए, उसी पर एलिगेशन मैं मानता हूँ। तस्लीम रहमानी साहब, और मैं जानना, हाँ फंडिंग आप लोगों ने की, कहना चाहता था कि फंडिंग आपने की, कोई बात हो तो अपनी बात करें। फंडिंग वगैरह का मैं सबका आपको अभी जवाब दे देता हूँ। संबित पात्रा की जो तो बीजेपी के हेडक्वार्टर से पूछ के आए हैं, लेकिन ये इन्होंने ये एडमिट किया अभी इसी डिबेट में कि इनको प्रॉब्लम लफ्ज़ उम्मा से है, और इस किस्म के जितने अल्फाज हैं, उम्मा, जिहाद, शरीयत, चार्जशीट में मेंशन है उम्मा सब चार्जशीट में मेंशन है। को लेके ये मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उम्मा करिए जाके जहां करना है उम्मा। अपने इक़्तिदार का रास्ता साफ कर रहे हैं पिछले 40 साल से इन्हीं 4-5 शब्दों के चारों तरफ घूम के। वरना इनसे पूछा जाना चाहिए कि इसी दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कट्टर हिंदू का के पूरी संस्था का, उनके व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है। वो लोग के यहाँ पर फूल बांटने आए थे, वो क्या कर रहे थे यहाँ? वो गैस के सिलेंडर कौन लेकर आया था? अंकित को मारने वालों में उनका कोई रोल था या नहीं था? ये भी एक सवाल है, चर्चा का विषय। और जब कोर्ट बहुत दुखद विषय, अंकित शर्मा को किसने मारा? आप उस पे आप ताहिर हुसैन के स्पोर्ट्स पर्सन बन के बैठे हैं दिल्ली की और देखिए वो भी आएगी। ये दोनों मिलकर बेशर्मी की हद होती है। अंकित शर्मा को किसने मारा? अंकित शर्मा को दिल्ली पुलिस ने मार दिया। अंकित शर्मा को, रतनलाल को किसने मार दिया? दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है ना, वो भी तो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, उस पर जिक्र करते हुए आप करिए ना, उस पर डिबेट किसने मना किया है? नहीं, मैं कर रहा हूं तो आपका हलक कोई हलक नहीं सूख रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई हलक नहीं सूख रहा है भैया। हिंदू कभी जिहाद करता नहीं है, ये कान खोल के सुन क्या कर रहे थे? वो मेरा हलक नहीं सूख रहा है, हम जिहाद करते ही नहीं है, वो व्हाट्सएप, हम जिहाद में विश्वास ही नहीं रखते हैं की चैट है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास रखते हैं, उमर खालिद की किसी के गर्दन को काटने में विश्वास नहीं रखते हैं। डॉक्टर वीडियो है, ये बात आ चुकी है, डॉक्टर वीडियो है वो सारी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और आज सुनील चोपड़ा जी का जो वीडियो दिख रहा है आज तक, ये भी तो कहीं डॉक्टर नहीं है। विजय शंकर जी, आप दोनों का वीडियो ही डॉक्टर है, आदमी है ये दोनों का वीडियो जो भी दिख रहा है सामने, ये भी डॉक्टर ही है। ये डॉक्टर शंकर जी, ये दोनों डॉक्टर हिंदू वहाँ पहुंचे थे।
ये उसके रिकॉर्ड अंजना देखो कहने देखो अंजना अगर इनके कहने पे कोई टैक्स लगता कोई नहीं बोलते, कहने पर बोलने पर कोई टैक्स नहीं, और वहाँ पर केवल और केवल ये जिहादी लोग थे। ठीक है रहमानी साहब, लगातार नहीं, मैं अंजना जवाब सुनिए रहमानी साहब सुन लीजिए, जवाब दीजिए इसका। अगर बोलने पर कोई टैक्स होता तो शायद आप नहीं बोलते, क्योंकि टैक्स नहीं लगा इसलिए कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। वो 300 फुटके वाली वो कहाँ से आई? वो जो पुलिस जो वहाँ पर सामने सैकड़ों गाड़ियां जलाई गई है, वो किसने जलाई है? अंकित शर्मा को किसने मारा है? वो किसने मारा? रतन लाल को किसने मारा? इसका जवाब दीजिए ना। यही तो पूछा मैंने। ये कट्टर हिंदू के नाम से 300 लोग जो वेस्टर्न यूपी से आए थे, वो तो यहाँ पे फूल बांट रहे थे, गाड़ियां चला रहे थे। यही तो पूछ रहा हूँ मैं। इमरान खान की मानेंगे, चीन के राष्ट्रपति की मानेंगे, और मैं सर यही पूछ रहा हूँ सर, मैं तो यही बहुत ही आदर के साथ यही पूछोगे। 300 लोग जो वेस्टर्न यूपी से लाए गए थे खरीद के कट्टर हिंदू के नाम पर, ये यहाँ फूल बांट रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे, ये क्या कर रहे थे यहाँ? ये गाड़ियां नहीं चला रहे थे तो क्या काम था इनका? गाड़ियां तो चलेगी जब गैस सिलेंडर लेके आएंगे और घरों में गैस। संबित जी कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से, कोर्ट में प्रूव होना होगा, बड़ी चुनौती होगी, एक एक बात जल्दी से 2 लाइन। देखिए, मैं तो धन्यवाद करता हूं दिल्ली पुलिस का और धन्यवाद करता हूं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का। याद करिए, इसी दिल्ली में 84 के दंगे हुए थे, आज तक कोई चार्जशीट पे एक्शन नहीं हुआ। हम सरकार में आए तब जाके एक्शन हुआ है और कुछ लोग जेल के अंदर हैं, और आज कम से कम चार्जशीट हो रहा है और समय के अंतर एक कालक्रम के अंतर्गत एक्शन भी हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी है। तो क्या शाहीन बाग तमाम आंदोलन के नाम पर दरअसल दंगे की साजिश रची गई थी, ऐसा दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है। बहरहाल इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस।